नमस्कार। जब हम प्राचीन भारत की महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक खास तरह की तस्वीर बनती है ना? लेकिन क्या वो तस्वीर पूरी है? चलिए, आज जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। क्या कहानी वही है जो हमें बताई गई या कुछ और ही है? तो चलिए, इसमें थोड़ी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले उस आम कहानी को पकड़ते हैं जो हमें अक्सर सुनाई जाती है। ये सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। ज्यादातर लोग शायद यही सोचेंगे कि उनका जीवन कुछ बंधनों में, कुछ सीमाओं में जकड़ा हुआ था। हाँ, बिल्कुल, यही वो आम धारणा है कि महिलाएं खामोश थीं, उनका दर्जा दूसरा था और उनकी दुनिया बस घर की चारदीवारी तक ही सिमटी हुई थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सबूत कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। तो अब इस कहानी को चुनौती देने का वक्त आ गया है और हमारी पहली चुनौती आती है ज्ञान और दर्शन की दुनिया से, जहां महिलाओं ने अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया था। जरा सोचिए, उस जमाने में एक खास शब्द था, ब्रह्मवादिनी। ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वेदों के अध्ययन और सच की खोज में लगा दी। ये बात अपने आप में इस सोच को तोड़ देती है कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ पुरुषों का काम था। और ये कोई एक दो नाम नहीं है, हम बात कर रहे हैं गार्गी जैसी दार्शनिक की, जिन्होंने भरी सभा में बड़े बड़े ऋषियों को चुनौती दे दी, या फिर मैत्रेयी, जिन्होंने धन दौलत को ठुकराकर ज्ञान का रास्ता चुना। ऋग्वेद में लोपामुद्रा और अपाला जैसी ऋषिकाओं का जिक्र है, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। यहां तक कि महिला शिक्षकों को उपाध्यायनी का दर्जा भी मिला हुआ था। और ये सिर्फ हिंदू परंपरा तक ही नहीं था। जरा ये पंक्तियां सुनिए, ये थेरिगाथा से हैं, जो शुरुआती बौद्ध ननों की कविताएं हैं। ये कितनी शक्तिशाली आवाज है। ये हजारों साल पहले की एक महिला की अपनी आवाज है, जो अपनी आज़ादी का जश्न मना रही है, परंपरागत भूमिकाओं से बाहर निकलकर आध्यात्मिक और व्यक्तिगत मुक्ति पा रही है। तो बौद्धिक शक्ति तो थी, लेकिन क्या उनके पास आर्थिक शक्ति भी थी? चलिए अब इस पहलू पर नजर डालते हैं। महिलाएं सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि धन को भी नियंत्रित कर रही थीं और उसे सही दिशा दे रही थीं। ये स्लाइड देखिए, ये ठोस सबूत हैं। सम्राट अशोक की रानी कारुवाकी से लेकर सांची के महान स्तूप के निर्माण में पैसा लगाने वाली वाखले की देवी तक शिलालेखों में ऐसे अनगिनत सबूत हैं जो बताते हैं कि महिलाएं कितनी बड़ी फाइनेंसर थीं। वो स्तूपों, मठों और गुफाओं के लिए दान देती थीं, जो साफ साफ उनकी आर्थिक आज़ादी को दिखाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जब शिलालेखों पर किसी महिला का नाम उसकी अपनी पहचान के साथ लिखा जाता है, ना कि उसके पति या पिता के नाम से, तो ये दिखाता है कि समाज में उसकी एक आज़ाद और सार्वजनिक पहचान थी। वो अपने आप में एक हस्ती थी। तो हमने बुद्धि की बात की, धन की बात की, अब आते हैं सबसे बड़े सबूत पर, महिला अधिकार का सबसे अचूक प्रमाण। जी हां, महिलाएं सिर्फ विद्वान या संरक्षक ही नहीं थीं, वे शासक भी थीं। उनके हाथ में असली राजनीतिक शक्ति थी। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये कोई एकाध सदी की कहानी नहीं है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की सातवाहन रानी नायनिका से लेकर 13वीं शताब्दी की महान योद्धा रानी रुद्रम्मा देवी तक भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर महिलाओं ने राज किया है। तो सवाल उठता है कि वो इतने प्रभावी ढंग से शासन कैसे कर पाती थी? उनके पास अपनी पूरी एक टूल किट थी। वो अपनी वंशावली का इस्तेमाल करके अपनी लेजिटिमेसी साबित करती थी, शाही अनुष्ठान करके अपनी सत्ता को मजबूत करती थी, और हाँ, जरूरत पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व भी करती थीं। ये सिर्फ नाम की रानियां नहीं थी, ये कुशल प्रशासक और गजब की रणनीतिकार थी। तो जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं, तो तस्वीर कैसी बनती है? बिल्कुल उस पहली धारणा से एकदम अलग, जिसके साथ हमने ये सफर शुरू किया था। तो प्राचीन भारत में महिलाओं की भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली थी। वे सिर्फ पत्नियां और मां नहीं थीं, वे दार्शनिक थीं जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों पर बहस की। वे संरक्षक थीं जिन्होंने कला को बढ़ावा दिया, और वे रानियां थीं जिन्होंने साम्राज्यों पर शासन किया। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये महिलाएं इतनी शक्तिशाली और प्रभावशाली थीं, तो फिर क्यों उनकी कहानियां हमें उतनी सुनाई नहीं देती? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतिहास कैसे लिखा जाता है, कौन सी कहानियां चुनी जाती हैं और क्यों।